एक जलती हुई प्यास सा था वह दिन, और मैं उसमें एक तड़पता हुआ प्यासा। मैंने विज्ञानेश्वर जी के बारे में जान पहचान वालों से सुन रखा था कि वे एक लेखक थे जो अपने समय को डिकोड करने की कोशिश करते रहते थे। हालांकि उनसे मिलने का मेरा मकसद केवल उनका लेखन नहीं था। देर रात जब उनसे मिलने मैं उनके घर पहुंचा तब मैंने उनके भीतर से एक उदास रोशनी फूटती देखी जिसके साए तले बैठकर वे अपना लेखन कर रहे थे। उनसे मिलने के बाद मुझे समय के कोने उतने तीखे और चुभने वाले नहीं लगे। सच बताऊं तो वे मुझे अपने उदास समय के इकलौते वारिस लगे। उन्हें प्रणाम करके मैं उनके पास बैठ गया। वह फ्यूज जुगनुओं वाली एक भोरहीन भारी रात थी। मैं आपकी कहानियों का प्रशंसक हूँ। चाहे आपकी कहानी बंजा आकाश हो या सूखी नदी हो, आप जीवन की बारीकियों को बड़ी कुशलता से पकड़ते हैं। हमारे जीवन में व्याप्त असुरक्षा और मृत्यु के भय को आपकी कहानियां बड़ी बारीकी से उकेरती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे आपकी कहानियां कहानियां न होकर कविता का विस्तार हो। आपकी कहानियों में शिल्प के प्रयोग के साथ एक सजल संवेदना बहती है। मैंने कहा। वे एक सूखी हंसी हंसे। उसमें आकाश के कई सितारों के टूटकर गिर जाने का दर्द था। उनकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। वहां भय का अजगर कुंडली मारे बैठा था। भूरा और मटमैला भय। लेकिन आज आपसे मिलने आने का मेरा मकसद दूसरा है। मैं आपसे उस चश्मे के बारे में जानना चाहता हूं जो आपके परिवार के पास कई पीढ़ियों से है। यदि आपको ऐतराज ना हो तो। मैं बोला। थोड़ी देर हमारे बीच एक स्याह खामोशी बिखरी रही। कहां से शुरू करूं? आखिर खुद को सहेजते हुए वे बोले, 1850 के आसपास मेरे एक पूर्वज को एक कबाड़ी वाले की दुकान से यह चश्मा मिला। वे उन दिनों दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे। उन्हें पुरानी और अजीब चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। कबाड़ी वाले से ले लेने के बाद साल 6 महीने ये चश्मा यूं ही कहीं दबा पड़ा रह गया। एक दिन कुछ ढूंढते हुए मेरे इस पूर्वज को यह चश्मा दोबारा मिल गया। उसे साफ करके जब उन्होंने अपनी आंखों पर लगाया तो वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चश्मा नहीं था। इसे पहनकर उन्हें अजीब अजीब दृश्य और छवियां दिखती थीं। मानो वे खून खराबे या मारकाट वाली कोई फिल्म देख रहे हों। हालांकि उस समय फिल्म जैसी कोई चीज इजाद नहीं हुई थी। इस चश्मे से दिखने वाले कई दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मेरे ये पूर्वज ठीक से समझ नहीं पाए कि आखिर माजरा क्या है। हालांकि बाद में 1857 की क्रांति के समय जो दर्दनाक घटनाएं घटी उनसे जोड़कर देखने पर उन्होंने पाया कि उनका चश्मा उन्हें ये दृश्य तो कई साल पहले दिखा चुका था। और तब जाकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह चश्मा भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताता था। एक बात और, मेरे ये पूर्वज जब भी यह चश्मा पहनते, उसके बाद कई दिनों तक उनकी आंखों में असह्य दर्द रहता और उनकी आंखों से खून गिरता रहता। उद्धरण चिन्ह। वह तवे पर जल गई रोटी सी काली रात थी जब मैंने उनसे पूछा, क्या आपके इस पूर्वज ने किसी को इस चश्मे का सच बताने की कोशिश नहीं की? उद्धरण चिन्ह। कई बार की, लेकिन लोग उन्हें सनकी और पागल समझने लगे। लोग कहने लगे कि बुढ़ा सठिया गया है। उनका पूरा जीवन एक लंबा सिर दर्द बन गया। हार कर उन्होंने इस चश्मे की सच्चाई दूसरों को बताने की बात मन से निकाल दी। उन्होंने इस चश्मे को एक पेटी में बंद करके अंधेरी कोठरी में डाल दिया। लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। मुझे बीच में ही टोकते हुए वे बोले, आप ही बताएं, वे और क्या करते? उस जमाने में यदि कोई आपसे कहता कि उसके पास भविष्य देखने वाला चश्मा है तो क्या आप भी उसे सिरफिरा नहीं कहते? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह ठंड में हो रही बारिश में भीगते कुत्ते सी बेचारी रात थी जब उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। आखिर अपनी मृत्यु शैया पर पड़े मेरे इस पूर्वज ने उस चश्मे का राज अपने बेटे यानी मेरे परदादाजी को बताया। ये चश्मा पाकर परदादाजी की मुसीबतें भी बढ़ गईं। उनके पास एक ऐसा राज आ गया है जिस पर किसी को यकीन नहीं था। मेरे परदादाजी ने एक काम किया। उन्होंने अपने यार दोस्तों को बुलाया और उन्हें वह चश्मा पहनाकर अपनी बात को प्रमाणित करने की कोशिश की। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उनके किसी भी दोस्त को चश्मा पहनने पर भी कुछ भी अजीब नहीं दिखा। परदादाजी की परेशानी बढ़ गई। उन्हीं दिनों एक दिन परदादाजी के 5 साल के बेटे यानी मेरे दादाजी और उनके नन्हे दोस्तों ने ये चश्मा चुराकर कौतूहलवश उसे पहन लिया। उन बच्चों को वे सारे दृश्य और छवियां दिखने लगी जो भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित थी। 5 साल के मेरे दादाजी और उनके साथी चकित हो गए। उन्होंने वह चश्मा लाकर परदादाजी को वापस कर दिया और उन्हें सारी बात बताई।
बच्चों ने मार काट वाले दृश्यों की निंदा की। पर दादाजी सोच में पड़ गए। भविष्य में होने वाली घटनाओं के दृश्य बच्चों को तो नजर आए, किंतु परदादाजी के मित्रों को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसके पीछे क्या राज था? अंत में परदादाजी ने इस रहस्य की गुत्थी खुद ही सुलझा ली। बार बार बच्चों और बड़े लोगों पर इस चश्मे का प्रयोग करके वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इस चश्मे से केवल उसी व्यक्ति को भविष्य दिखता था जिसका अंतर्मन साफ होता था। कलुषित और कलंकित हृदय वाले लोगों को यह चश्मा पहनकर भी कुछ भी नजर नहीं आता था। क्योंकि बच्चे मासूम और निश्चल होते हैं, इसलिए उन्हें ये चश्मा पहनने पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं के दृश्य साफ नजर आने लगते थे। फिर क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मरते समय परदादाजी वह चश्मा दादाजी को सौंप गए। 1915 के आसपास एक बार दादाजी को वह चश्मा पहनने पर नरसंहार के कुछ भयावह दृश्य दिखे, जिसमें अंग्रेज सैनिक किसी बाग में इकट्ठे हुए हिंदुस्तानियों को गोलियों से भूनते हुए नजर आए। दादाजी की रूह कांप गई। जाहिर था कि वह निहत्थी भीड़ स्वतंत्रता संग्रामियों की थी। लेकिन ये बर्बर हत्याकांड कहां और कब होने वाला था? दादाजी के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं से इस बारे में बात की, लेकिन उन नेताओं ने सोचा कि दादाजी उनसे मजाक कर रहे हैं। कोई भविष्य में घटने वाली किसी घटना के बारे में पहले से जान सकता है, यह मानने के लिए वे लोग तैयार ही नहीं हुए। आखिर 14 अप्रैल 1919 के काले दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग का नृशंस हत्याकांड घटित हो गया। अंग्रेजों ने सैकड़ों निहत्थे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया। अंधेरे ने रोशनी में सेंध लगा दी थी। दादाजी स्तब्ध रह गए। सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि इस नरसंहार के बारे में दी गई उनकी चेतावनी पर किसी ने भी यकीन नहीं किया था। मरते दम तक दादाजी को इस बात का मलाल रहा। वे अपनी बात का प्रचार करने के लिए अखबारों के दफ्तरों में भी गए, किंतु अखबार वालों ने भी उन्हें कोई हिला हुआ बूढ़ा मान लिया। संपादकों और संवाददाताओं ने उनके चश्मे को पहना, पर दुर्भाग्य से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक दो अखबारों ने उन्हें एक खिसका हुआ बूढ़ा करार दिया और उनके चश्मे की बात को 1 अप्रैल का झूठा मजाक कहा। जाहिर है, इस सब से दादाजी बेहद आहत हुए। दादाजी की मौत के बाद वह चश्मा पिताजी के पास आ गया। पिताजी ने भी उस चश्मे को ऐसे सहेज कर रखा जैसे वह चश्मा उनकी धरोहर हो। विरासत में मिली चीज को आप कितना संभाल कर रखते हैं, वही हाल पिताजी का था। वे बड़े उथल पुथल से भरे वर्ष थे। स्वाधीनता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था। अंग्रेज उसे कुचलने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। पिताजी जब भी यह चश्मा पहनते, उन्हें पुलिस बर्बरता के दृश्य दिखाई देते। लेकिन उससे भी भयानक वे वहशियाना दृश्य थे जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे होते। दरिंदे निर्दोष लोगों को मार काट रहे होते। औरतों की इज्जत लूटी जा रही होती। व्यापक स्तर पर आगजनी और लूट मार हो रही होती। भविष्य में घटने वाले ये भयानक दृश्य देखकर पिताजी सन्न रह जाते। कई कई दिनों तक उनकी आंखों से लगातार खून गिरता रहता और उन्हें रात में नींद नहीं आती। ऐसी मन स्थिति में उन्होंने सोचा कि वे गांधी जी या नेहरू जी से मिलकर उन्हें इस बारे में आगाह करेंगे। पता नहीं पिताजी गांधी जी या नेहरू जी से मिल पाए या नहीं। इतिहास की किसी किताब में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। उस जमाने के समाचार पत्र भी ऐसी किसी घटना के बारे में खामोश है। यदि पिताजी समय रहते गांधी जी या नेहरू जी से नहीं मिल पाए तो इसका क्या कारण रहा, ये बात अब हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम सब अब ये तो जानते ही हैं कि देश की आजादी और विभाजन के समय लाखों बेगुनाह लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। लाखों औरतें विधवा हुई थीं। लाखों बच्चे अनाथ हुए थे। पिताजी की मानसिक दशा धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वे इस बात से दुखी थे कि पहले से जानते हुए भी वे इस खून खराबे को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके थे। किंतु उन्हें असली सदमा लगना तो अभी बाकी था। उन्हीं दिनों पिताजी ने जब एक बार वह चश्मा लगाया तो उन्हें भविष्य में होने वाली गांधी जी की हत्या का दृश्य साफ नजर आया। ये देखकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तब तक अंग्रेजों ने देश छोड़कर जाने की घोषणा कर दी थी। पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों से मिलकर उन्हें गांधी जी के जीवन पर मंडराते खतरे के बारे में आगाह करने की भरपूर कोशिश की। किंतु देश को मिलने वाली आजादी के खुमार में डूबे लोगों ने इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने पिताजी का मजाक उड़ाया, भला गांधी जी जैसे सम्मानित आदमी को मारने की कोशिश कोई क्यों करेगा। उन्होंने इस आशंका को पिताजी की कपोल कल्पना करार दिया।
स्वयं गांधी जी इस खतरे से बेपरवाह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए बंगाल प्रांत में पद यात्राएं कर रहे थे। अंत में वह दिन भी आ गया जब अंधेरा रोशनी को साबुत निगल गया। दिशाएं चीत्कार कर उठी। देश के सूर्य को सदा के लिए ग्रहण लग गया। 30 जनवरी 1948 के मनहूस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये खबर सुनकर पिताजी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उन्हें इस घटना से गहरा आघात पहुंचा। वे उस दिन के बाद से विक्षिप्त से हो गए। ऐसी स्थिति में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे समूची मनुष्यता थे। उद्धरण चिन्ह। किसी खुले घाव सी थी वह रात जब मैंने उनसे पूछा, क्या अब वह चश्मा आपके पास है? उद्धरण चिन्ह। पिछले 60 बरस से मैं इस चश्मे का केयरटेकर हूं। इस दौरान मैंने कई बार कोशिश की कि मैं इस चश्मे की सच्चाई पूरी दुनिया को बता दूं, लेकिन हर बार मुझे उपहास का पात्र बनना पड़ा। समाज में शीर्ष पदों पर बैठे जिन नीति नियंताओं को मैंने इस चश्मे का सत्य बताना चाहा, वे सभी स्वयं इतने कलंकित निकले कि उन्हें ये चश्मा पहनने पर भी कुछ नहीं दिखा। उन सब की आत्मा का प्रकाश 0 वॉट के बल्ब जितना मंद था। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि उन सब ने मेरी इस सच्ची बात को मजाक समझा। कई लोगों ने व्यंग्य में मुझे ये सलाह दी कि मुझे आगरा या रांची के पागलखाने में जाकर अपनी मानसिक स्थिति का इलाज करवाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुझे साइंस फिक्शन लिखना शुरू कर देना चाहिए। ये कहते कहते वे अचानक चुप हो गए। लगा जैसे झनकार के चरम पर पहुंचकर सारंगी का तार टूट गया हो। वह सड़क पर पड़ी लावारिस लाश सी रात थी जब मैंने उनसे पूछा, क्या आप वह चश्मा अपने बेटे को सौंप कर जाएंगे? सच पूछिए तो यही दुविधा अब मुझे भीतर से खाई जा रही है। एक अकुलाहट समूची शिला सी बहती है मेरी धमनियों में। बेचैनी मेरे अंतस का स्थायी भाव बन गई है। कभी कभी मैं अर्थी पर लेटे मुर्दे सा अकेला महसूस करता हूँ। जब भी कभी मैं ये चश्मा लगाता हूँ, वक्त के आईने में इंसानियत की नंगी छवि देखकर शर्मसार हो जाता हूँ। मेरी पीठ पर भविष्य का बोझ है। कभी कभी बीच रात में समूचा विश्व मेरे जहन में नगाड़े सा बजने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पागल मेरे कानों में शहर के घंटा घर का घंटा लगातार बजाता जा रहा हो। जिस दिन से पिता ने मुझे ये चश्मा दिया है, मेरी दुनिया बेहद उदास है। मेरे भीतर हुए धमाकों से मेरा अंतस क्षत विक्षत हो गया है। अभिशप्त हूं मैं जिसकी पीठ पर यह पीड़ा का क्रॉस लदा है। क्या मैं अपने पुत्र को भी यही धूसर उदासी, यही यंत्रणा विरासत में दूं? उनकी कराहती आवाज के भीतर कुछ मर रहा था जिसे मैं साफ महसूस कर रहा था। उनके चेहरे की जमीन कटे हुए जंगल सी उजाड़ लग रही थी। हथेलियों के बीच ऐंठन सी थी वह रात जब वे विचलित होकर बोले, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरे पूर्वजों और मेरी तरह तबाहियों का नपुंसक राजदार बनकर रह जाए। लगा जैसे बादलों के बीच बिजली की बैंगनी रेखा कौंध गई। अब आप इस चश्मे का क्या करेंगे? मैंने पूछा। मुझे नहीं मालूम। मेरे भीतर असंख्य चिड़ियों के नुचे हुए पंख पड़े हैं। अब मैं इन हाफते हुए काले टिभकते दिनों की लंबी कतार का हमराज नहीं बनना चाहता। पानी आने से पहले जैसे नल में फुसफुसाहट होती है, उस स्वर में वे बोले। उनकी आंखों में कई कई परछाइयां लंबी होती चली गईं। फिर थोड़ी देर बाद संयत होकर उन्होंने कहा, हम उस युग में जी रहे हैं जब मिट्टी को भी कीड़ा लग गया है, हवा को फफूंद लग गई है, रोशनी को लकवा मार गया है। इस संक्रमण काल में सारे रंग केवल काले रंग में बदलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अच्छाई एक मशाल है जो बुराई की तेज हवाओं में कांपती तो है पर बुझती कभी नहीं। मेरे जीवन की आखिरी इच्छा इस चश्मे को सही हाथों में सौंप देने की है ताकि इंसानियत का भला हो सके। ये कहकर वे चुप हो गए। मुझे लगा जैसे बहती हुई नदी का मीठा पानी कहीं रुक गया हो, या जैसे भीषण गर्मी में ठंडी हवा का झोंका चलना बंद हो गया हो। वह एक परित्यक्त सी उदास सुबकती हुई रात थी जब मैंने उनसे पूछा, आप तो हिंदी के समर्थ कहानीकार हैं, आप अपने इस चश्मे पर कहानी क्यों नहीं लिखते? उद्धरण चिन्ह। वे बोले, जिस भाषा में मैं पढ़ता लिखता, सोचता और सपने देखता हूं, उसे दरिद्रों की भाषा माना जाता है। इस दरिद्रों की भाषा में लिखी गई मेरी यह सत्य कथा लोग कभी पढ़ेंगे, मुझे इसमें संदेह है। विज्ञानेश्वर जी की बात सुनकर मुझे लगा जैसे गर्म सलाखों सा जलता हुआ ये युग सीधा मेरी आंखों में उतर गया हो। चलने से पहले इस विषय पर कहानी जैसा कुछ लिखने के लिए मैंने उनकी अनुमति ले ली। फिर उन्हें प्रणाम करके मैं लौट आया।
मैं एक प्रतिष्ठित गुप्तचर एजेंसी का निदेशक हूं। फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं स्वयं वह चश्मा पहन कर देखता। शायद मैं उस सच का साक्षात्कार करने से डरता था जिसे बच्चों ने देख लिया था। पता नहीं वह चश्मा पहनने के बाद मुझे कुछ दिखता या नहीं।